अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं जनाब साबिर शाकिर और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हमेशा की तरह जनाब आरिफ अमीद भट्टी ने। अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। नून लीग की सुप्रीम कोर्ट को धमकी, वजीर आजम ना अहल हुए तो सख्त अवामी रद्द अमल आएगा, राना सनाउल्लाह। अदालती कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिया, लीगी रहनुमाओं की जानिब से मुखालफिन के खिलाफ सख्त जबान का इस्तेमाल जारी। पानामा केस की समाअत, वजीर आजम और उनके बच्चों के मौकफ में तजाद है, वजाहत करें ये तजाद क्यों है, हमें मुतमईन ना कर सके तो गहरे असरात हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान से मुकालमा। वजीर आजम के बेटों के पास कारोबार के लिए पैसे कहां से आए, शरीफ खानदान की जानिब से नवाज शरीफ ही जवाब दे और जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट। तहाइफ में घड़ी होती है या टाई, यहाँ तो मुसलसल रकम दी गई, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, हो सकता है अमीरों के तोहफे ऐसे ही होते हों, अदालती रिमार्क्स। मरियम नवाज की जायदाद की खरीदारी का मामला, स्टैम्प पेपर्स बाद में खरीदे गए, माहिदा पहले हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ, अदालत का सवाल। ऐसा लगता है कि काला धन बाहर गया, जिसे सफेद करने के लिए वापस पाकिस्तान लाया गया। पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। गुमशुदा ब्लॉगर्स का मामला, इदारों को बदनाम करने की कोशिश, ब्लॉगर्स कहां हैं, क्या हुकूमत को पता है? हेडलाइंस आपने सुनी नाजरीन। इस वक्त जो सूरत हाल है, जूजू सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस के समाअत अपने इख्तितामी दौर में जाती हुई हमें नज़र आ रही है, तो मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है उस पर आज हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपको ये बता, 3 चीज़ें वो कर रहे हैं। एक तो ये मुस्लिम लीग नून को बड़ी धमकी मैं कहूँगा दी है। राना सनाउल्लाह ने रात दुनिया टीवी के प्रोग्राम में कामरान खान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो बड़ा एक धमकी आमेज उनका लहजा था। वो आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि उन्होंने क्या कहा। मैं कामरान खान साहब आपके प्रोग्राम में और रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, आप इस बात को फिर आगे बेशक जिधर मर्जी ले जाएं। मैंने 22 दिसंबर का जो ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन था, मैं अपने शहर के हर गली हर मोहल्ले में गया हूँ। आप यकीन करें, लोगों में इस मुहिम का, ये जो मियाँ नवाज शरीफ को मलाइन करने के लिए चलाई जा रही है, इसका इतना रिएक्शन है, इतना लोगों में रिएक्शन है कि ये कल को जब ये 18 का इलेक्शन आएगा या अगर कोई इस किस्म का कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई मामला होता है, वो रिएक्शन जब आपके सामने आएगा तो फिर आपको ये इस बात की समझ आएगी। नाम लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसका रिएक्शन ऐसा आएगा। ये किसको वो मुखातिब हैं, हम सबको पता है किसको मुखातिब है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। मुस्लिम लीग एक बाकायदा मंसूबे के तहत एक तरफ तो वो ये डराने धमकाने का सिलसिला और दूसरी तरफ सवाल उठाया जा रहा है अदालती कार्रवाई के हवाले से, यानी अदालत का जो अनबायस होना है उसके बारे में सवाल किया जा रहा है। दानियाल अजीज साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, आई है अब आपको वो सुनवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जमाली साहब के बेंच ने कहा था कि ये केसेस जिस जिसके भी हैं इकट्ठे सुने जाएंगे, बड़े आराम से इमरान खान और जहांगीर तरीन के लिए अलहदा बेंच बना दिया गया। उस अलहदा बेंच में जो डे टू डे हियरिंग है वो नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के खानदान की और नवाज शरीफ की डे टू डे हियरिंग हो रही है। यानी अदालत जो है उसके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि डे टू डे हेयरिंग नहीं हो रही इमरान खान और जहांगीर तरीन के बारे में, और नवाज शरीफ को गोया विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अदालत जो कुछ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रही है, पूरी कौम जिसको देख रही है, और जहां पर मुश्किल सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 37 साल में शायद यह पहला मौका है कि शरीफ खानदान को उन सवालात का सामना है अदालत में जो आज से पहले किसी ने उनसे नहीं किए। साबिर, 2 चीजें मैंने आपको दिखाई, तीसरी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। जो अब ये जबान का इस्तेमाल उन्होंने अपने मुखालिफिन के बारे में जो एक बेहुदा और आमियाना जबान इस्तेमाल करना शुरू की है, किस तरफ ये ले जा रहे हैं। यानी ये 2 चीजें, राना सनाउल्लाह साहब की सुप्रीम कोर्ट का नाम लिए बगैर उनको धमकी, और दानियाल अजीज साहब के ये शॉर्ट्स मैंने आपको सुनवाए हैं। किस तरफ जा रहा है ये मामला? देखिए, जब से वज़ीर आज़म साहब के वकील मखदूम अली ख़ान साहब
वो सही तौर पे मुतमईन नहीं कर पा रहे। असल में कसूर उनका नहीं है, केस इतना वीक है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मेरा ख़्याल है मखदूम अली ख़ान साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये केस कितना कमज़ोर है। तो कमज़ोर केस पे एक वकील कितने आर्गूमेंट्स कर सकता है, और वकील ने भी वही कुछ अदालत में जाके बात करनी होती है जो उसका क्लाइंट उसको कहता है या जिसका इख्तियार है या जितनी चीज़ें उसको बताई जाती हैं। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने शायद कहा था कि इस किताब की कुछ सफ़े जो हैं वो गायब हैं या मिस हैं, तो जब तक मखदूम अली ख़ान साहब को भी पूरी किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, वो खुफिया सफ़ात भी नहीं बताए जाएंगे, उस वक्त तक वो पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है इस केस में 2 दिन से, गुज़श्ता 2 दिनों से बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है कि वो तो सलमान मैं चाह रहा था कि आप जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी दी है, अगर आप उस पर, क्योंकि पनामा केस पे हम बाद में आते हैं, उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह ही है कि हार चुके हैं ये। उसका लिंक है ना, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिस तरीके से इस्तफसार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें ये बातें बताई जाएं, तो जब वो बताई नहीं जा रही, बताने के लिए कुछ है नहीं। और इसलिए कल भी मैंने आपको हमने यही डिस्कस किया था कि वो ये बहुत अच्छा नैरेटिव है कि ये बिल्ड किया जाए कि जनाब इस सारे इशू के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या फिर ताक़ूती ताकतें हैं। और चूँकि जनरल राहिल भी नहीं है, जनरल रिजवान भी नहीं है, जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, नवीद मुख्तार साहब हैं, पता नहीं कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई खुफिया इस्टेब्लिशमेंट भी होती है जो ये सारे काम कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नहीं पता, जनरल नवीद मुख्तार को भी नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी नहीं पता, और वो सारे काम हो रहे हैं। केस सुना जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज साहिबान इस केस को सुन रहे हैं। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, शेख रशीद साहब इसके पटिशनर हैं। अब इन्होंने बताना है मनी ट्रेल। आज जो कोर्ट हेयरिंग हुई उसमें इनके पास कुछ जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं है तो वो सारा मलबा फेंक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। अब सुप्रीम कोर्ट को ये मिलाइन करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को भी मिलाइन करेंगे, और मैंने बताया था कि तेवर इनके अच्छे नहीं हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो भी रेंजर्स को देनी चाहिए, जैसे कि भट्टी साहब ने कहा, और आने जाने वालों को भी चेक करना चाहिए। ये सिचुएशन चलती रही, इसी तरीके से इनके पास जवाब नहीं होंगे तो ये मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश करेंगे, सारे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। उस पर काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो 2 दिन से ड्रेस में जो रिपोर्ट जा रही है उसमें ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ये मीडिया टॉक्स पे न जाए इनके, ठीक है, मीडिया टॉक्स जो कुछ कर रहे हैं, जो रिपोर्ट जाके वज़ीर आज़म हाउस को बताई जाती है, मरियम सफदर साहिबा को बताई जाती है, वो बिल्कुल अपोजिट है। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा भट्टी साहब, आपने राना सनाउल्लाह की बात भी सुनी, दानियाल अजीज ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है इस सारे केस के हवाले से, वो भी आपने सुना। मैं आपका इस पर कमेंट चाहता हूं, लेकिन जो बेहुदा जबान अपने मुखालिफिन के बारे में मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने अब इस्तेमाल करना शुरू की है, वो भी आप सुन लें, फिर पर कमेंट कर दीजिएगा। जी प्रोड्यूसर साहब। अब यहाँ शेख साहब लगे हुए थे, मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा ये तो इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती PMLN तो हमारे साथ थे। तो ये बाज लोग हैं सत करे बिल्ले, लाहौर की टिपिकल स्लैंग है ये, सत करा बिल्ला, हर घर फिरदा है, हर घरों में जाते हैं, हर जगह से दूध पीते हैं। जिस दिन हमने सवाल पूछा आपके बच्चों का या आपके वालिद का, तो आपको शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप देखें कैसे दिन बदले हैं कि नून लीग सर झुका के पूरे खानदान के साथ पेश हो रही है, और ये 2 चूहे जो खोदे हुए पहाड़ के निकले हैं ये बेचारे स्टे के पीछे भागते फिर रहे, छुपते फिर रहे हैं। वहाँ पे एक्साइटमेंट का ये आलम है, हर 5 मिनट के बाद पूरे का पूरा जो है टब्बर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। आप वहाँ पे ये 3 घंटे की कार्रवाई में कम से कम 100-125 दफा वो खड़े हुए हैं और 100-125 दफा बैठे हैं। ये बेहुदा जबान भट्टी साहब सुनिए आपने, अब क्या आप देख रहे हैं, क्या करेगी नून लीग, किस तरफ जा रहे हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सब थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, अगर जी, आज प्लीज। साबर साहब को थोड़ी देर नींद आ जाए तो। ठीक है, मैं सुना देता हूं। ये है जो सारी गुफ्तगू इन्होंने की, राना सनाउल्लाह साहब ने की, उन्होंने तो फिर मेरा ख्याल है 97 को दोहराने का कह दिया कि मैं गली मोहल्ले में गया, अगर कोई ऐसा फैसला आया तो फिर हमले हो सकते हैं, जो मैं समझूं, हो सकता है उन्होंने कुछ और कहा हो। और जो मुशर्रफ साहब के दौलत अजीज या पता नहीं दानियाल अजीज जो भी उनका नाम है मोहतरम का,
मुझे वो इतना गुस्से में अनबैलेंस लगे थे, तो मुझे दिल कर रहा था कि टीवी पे से ही किसी को, सहाफ़ी को पत्थर ना मार दे निकाल के। मैं तो सलमान साहब और माज साहब को मैसेज करने लगूंगा, हमें हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट दीजिए प्रोग्राम करने के लिए। इतनी ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू करके आप क्या अखलाकियात दे रहे हैं लोगों को? आप लोगों को सियासत को, जो इसको आप इबादत कहते हैं, उसको गाली क्यों बना रहे हैं? भाई अब बाहर आया तो आप, सवाल सिर्फ इतना है कि आपने जो लंदन में अरबों रुपए के फ्लैट लिए थे उसकी मनी ट्रेल बतानी, उस पर आप जिक्र ही नहीं कर रहे। सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं? और मुझे हर मुजरा की आप देखें, एक ही बात दूसरे से नहीं मिल रही, अनबैलेंस है। जैसे शाह से ज्यादा शाह के वफादारी शो करने के लिए बेमकसद बेतुकियां गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वही है। दूसरी, अगर साबर अब कन्फर्म कर सकता है, अदलिया को भी ये बात, सुप्रीम कोर्ट में भी बात, ये उनके हलकों में भी डिस्कशन हो गई है। आज मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वजारत दाखिला में भी डिस्कशन ये हुई है कि शायद उसकी सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी रेंजर्स को दे दी जाए कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। इनकी ये गुफ्तगू बता रही है कि इन्होंने, अभी एक किसी साहब ने ये कहा कि अगर हम हड्डी डालते तो वो भी मेरी तरफ आ जाते। ये मिसाल अमूमन कुत्तों के लिए कही जाती है। तो क्या जो लोग इनके पास आए, इन्होंने हड्डी डाली है? ये ब्लो दी बेल्ट ना करें, ये हमारे लीडर है, हम इन्हें आइडिया करते हैं, हम इन्हें फॉलो करते हैं, हाँ वो किसी भी जमात का हो। क्या भाई सिर्फ ये बता दो, जो लोग आपके साथ आए हैं वो किस तरह आए हैं? हड्डी के बगैर है, हड्डी के साथ। उदारा सियासत में इतने नीचे ना जाएं कि लोगों सियासत को गाली समझे, दलाइल की जुबान को दलाइल से जवाब दे। सिर्फ एक सिंपल इतनी बात है, मियाँ साहब खुद कर लाएं कि जी ये 96 या 2006 में या 94 में मैंने पैसे इस तरह भेजे हैं। कभी आप आ जाते उधर से तोहफे आए, वो तो डिस्कस ही नहीं है। पनामा में उधर से पैसे आने वालों का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान में उधर से इधर डिस्कशन ये हो रही है कि पाकिस्तान के नजायज तरीके से जो पैसे ले जाएंगे उसके फ्लैट वहां लिए, वो ट्रेल बता दे। दुरुस्त हो गया। जब आपको दलील से बात ना करनी हो तो हारे जुआरी की तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो आपने बात की है कि जब सवाल किया जाता है तो उस पर खफा होते हैं। आज जब ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो फिर दोबारा उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल, पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जहाँ पे गरीब लोग मुस्तफीज़ होते हैं बग़ैर किसी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के, जो भी आता है मेरिट पे उसका इलाज किया जाता है, और ऐसा इलाज जो बाहर मुमकिन है वही। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फिर गुफ्तगू की शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में, जो बड़ी तकलीफ दे है कि एक पाकिस्तान के इदारे के बारे में इस तरह बात। ज़रा वो अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा सकें जो ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम के बारे में जो गुफ्तगू की। मुझे ये बताएं कि जो पैसा उन्होंने शौकत खानम का $7 मिलियन बाहर भेजा था या बाहर ही कंज्यूम कर लिया था, उसका तो जवाब दें। 2012 से मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ। अब जब इस सवाल के जवाब में जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे, एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा, शाहिद मेतला साहब हमारे ही रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो शौकत खानम जैसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो ज़रा जवाब सुन लें ख्वाजा आसिफ साहब का कि किस तरीके से जर्नलिस्ट को ट्रीट किया उन्होंने। मुझे ये बता दें कि जैसा शौकत खानम हॉस्पिटल है, ऐसा मियाँ साहब ने कोई एक भी खैराती इदारा बनाया हो तो उसका नाम बताइए। इत्तफाक हॉस्पिटल और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मेरा ख्याल है आप इस मुल्क से तल्लुक नहीं है आपका। चलो, यानी अगर कोई उनसे सवाल पूछ ले ऐसा जो उन्हें पसंद ना हो तो वो कहते हैं आपका इस मुल्क से ताल्लुक ही नहीं है। असल में मीडिया स्ट्रेटजी इन्होंने जो बनाई है ना, वो भी बड़ी मज़े की है, क्योंकि इनका पूरा जो आला दिमाग हैं वो बैठे हैं इकट्ठे। उनका है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पनामा केस की कवरेज है वो कम से कम करवाई जाए और इसको थोड़ी स्पेस मिले टीवी पे भी और अखबारात में भी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर और केस की समाअत से पहले और बाद, आपको पता है कितनी डेली टॉक्स होती हैं? मीडिया 14 टॉक्स 10 से 14 तक। वफाकी वज़रा सबसे पहले आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, फिर सादर रफ़ीक साहब, फिर मोहम्मद ज़ुबैर, फिर मरीम औरंगज़ेब साहबा, माइज़ा हमीद, दानियाल, तलाल चौधरी, बैरिस्टर रांझा और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब भी कभी कभी आ जाते हैं। तो मकसद ये है, फिर ये कहा जाता है कि इन सब को आपने स्पेस देनी है और ये सारे इसलिए निकलते हैं। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक ही बात पूछ रही है कि आप ये बताएं कि ये मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से पैसे आए और कैसे गए,
और दूसरा शफाफियत के बारे में बताएं कि ये रिस्क हलाल है सादा जुबान में। दुरुस्त है, मैं इस पर आता हूं, पनामा पे हम बात करते हैं, लेकिन जो एक तीसरी कोशिश कर रही है नून लीग की हुकूमत, क्योंकि जो इस वक्त समझ में आ रहा है, एक तरफ तो अदालत को धमकी, दूसरी तरफ उसकी कार्रवाई पर सवाल और यहूदा जबान अपने मुखालिफिन के बारे में, और एक जो आज फिर कोशिश की असम्बली में साबिर, जिसमें जो 24वीं तरमीम है 184(3) यानी अज खुद नोटिस का जो इख्तियार है जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है उसको महदूद करने के लिए आज फिर दोबारा उन्होंने पेश किया वहां पे बिल, लेकिन मंजूर इसलिए नहीं हो सका कि दूसरी सियासी जमातों ने कहा कि ये पनामा के बाद किया जाएगा। तरफ बता दें कि ये एक्चुअली ये बिल है क्या, ताकि लोगों को पता चल सके क्या कर रही है गवर्नमेंट। जिस आर्टिकल के तहत 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये सो मोटो नोटिस लिया है और ये सारी दरखास्तें सुनी जा रही हैं, और 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के लामहदूद इख्तियारात हैं। अब इनका क्या ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज़ का कि इस इख्तियार को महदूद किया जाए? अगर खुदा ना खास्ता पनामा केस में इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है या ऐसा कोई फ़ैसला आता है जिससे ये डैमेज होते हैं, तो फौरी तौर पे राइट ऑफ अपील दे दिया जाए। और वो राइट ऑफ अपील क्या है? ये 5 जज नहीं, जो फैसला करेंगे वो नहीं, उनके अलावा 7 दूसरे 7 जज सुनेंगे, और फैसला उस वक्त तक और इम्प्लीमेंट ना हो जिस वक्त तक उस अपील का फैसला ना हो, और फैसला फौरन सस्पेंड हो जाएगा और उस वक्त तक सस्पेंड रहेगा जब तक कि उससे बड़ा बेंच जो है वो फैसला नहीं कर देगा। अब पीपल्स पार्टी को भी पता है, PTI को भी पता है, तमाम जमातों को पता है कि ये इसके पीछे क्या है, हिकमत क्या है, हिकमत क्या। एक होता है मेलाफाइडी, एक होता है बोनाफाइडी। तो ये जो अमेंडमेंट लाई जा रही है टोटली बदनीयती पर मबनी है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और PTI इसको अपोज कर रहे हैं, ANP अपोज कर रही है और वो इसका हिस्सा नहीं बन रही जब तक के पनामा केस का फैसला नहीं हो जाता। आज फिर इन्होंने कोशिश की स्टैंडिंग कमेटी में कि इसको मंजूर करवाया जाए, लेकिन अपोजिशन ने भरपूर मुखालफत की और वो नहीं हो सकी। भट्टी साहब, 26 जनवरी को असेंबली का इजलास भी है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है, फिर भी आगे जाके ये दोबारा भी कोशिश करेंगे। लेकिन माजी में जब भी कोई आइन से मुतसादम कोई लेजिस्लेशन हुई है तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये आइनी तरमीम के हवाले से ये जो कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी तरमीम इन्होंने कर भी दी तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार तो है ना, अगर इस तरह बदनीयती की बुनियाद पर कोई लेजिस्लेशन की जाए तो उसको वो हमेशा आइन और कानून की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और माजी में भी कई ऐसे फैसले मौजूद हैं जो मावरा आइन किए जाए या जाती मफाद के लिए किए जाए, आइन ने वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ख़त्म कर दिया है। मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, जितने भी ये इनके लोग आके बोलते हैं, किसी एक की आप टॉक टाइम निकाल लें, मनी ट्रेल पे कोई डिस्कस ही नहीं करता। इमरान खान कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है। असल इशू की तरफ एक बंदे के पास दलाइल बात करने के लिए नहीं है, एक सिंगल नाट। एक मैंने भी सर्वे शुरू किया और एक आपने भी, दोनों ने करना है। साबिर साहब ने भी सीनियर एंकर पर्सन है और आप जूनियर एंकर पर्सन है, समी इब्राहिम साहब। मैंने अमेरिका, लंदन भी फोन किया, लाहौर में भी। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो 17 या 18 साल की उम्र का हो, बाहर पढ़ने गया हो और चंद दिनों में अरबों रुपया उसने बना लिया, उसको माँ बाप ने भी ना दिया। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। मैं 100 से ज्यादा बच्चों के नाम और वल्दियत नोट कर चुका, मैं पेश कर दूंगा। नहीं, वो फिर आप भी मखदूम अली साहब की तरह, जैसे जज साहब ने कहा था कि आप सारी दुनिया के क्या केस पढ़ेंगे, 100 बच्चों का नाम आप लेंगे तो बड़ा टाइम गुजर जाएगा। भट्टी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने लंदन और अमेरिका भी कहा। अच्छा मेरी बात सुन ले, आखिरी बात जी। मखदूम साहब वो कर रहे हैं, एक आदमी होता है केस लड़ने के लिए जा रहा होता है, अमीर आदमी होता है, बड़ा बासर होता है, एक बेचारा मेरी तरह कमजोर सा वकील होता है, कहता जनाब है केस में दे दो, मैं 5000 में कर दूंगा। कहता जा मेरा इतना बड़ा केस है, अरबों रुपए का, तेरे इतना तो विजन ही नहीं है। वो खैर वो 5 करोड़ वाला वकील कर लेता है, उसको सरीना में ठहराता है, अच्छी खासी उसकी खिदमत करता है। केस के बाद जब लगता है अदालत मेरिट पे फैसला करती है, वो केस बेचारा हार जाता है, तो वो सेठ, वो पॉलिटिशियन, वो तगड़ा आदमी वापस आ रहा होता है, तो उसका मुंह लटका होता है। वो मेरी तरह सा गरीब सा वकील कहता है साहब क्या हुआ यार, बस केस हार गए। उसने कहा यार ये काम मैंने 5000 में करना था, आपने अपना 5 करोड़ जाया कर दिया। तो दलीलें जितनी मर्जी दे, अदालतों ने फैक्ट्स देखने हैं, दुरुस्त है, इंसाफ सामने लाना है, दुरुस्त है, हकायक सामने लाने हैं। दुरुस्त है। भट्टी साहब हमारे साथ रहिए, साबिर शाकिर भी हमारे साथ हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो आज पनामा केस की समाअत में जो कुछ हुआ, जो सवाल जज साहब ने उठाए, जैसा कि एक डॉक्यूमेंट ऐसा था
जो खरीदा गया मार्च में और उस पर मुआहदा किया गया फरवरी में, और ये था मरियम नवाज साहबा ने जो जायदाद खरीदी। बड़ा इंटरेस्टिंग, सब कुछ आपको बताते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आते हैं जो आज पनामा केस की समाअत के दौरान हुआ सुप्रीम कोर्ट में। आज जज साहब ने जो बहुत सारी बातें हुई, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल उन्होंने किया कि तजादात हैं नवाज शरीफ साहब के बयान में और उनके साहबजादे के बयान में, और उनके वकील को ये कहा कि इन तजादात के हवाले से आप हमें एतमाद में लें, इनके जवाबात दें। अगर आप हमें मुतमईन ना कर सके तो उसके जो असरात हैं वो बड़े गहरे होंगे और उसकी एवेंचुअलिटी होगी। अब जिन बयानात के तजादात का जिक्र किया वो आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, जिसका आज जस्टिस खोसा साहब ने जिक्र भी किया अदालत में। हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये जो जद्दे की फैक्ट्रियां थी ये वसाइल थे जिनसे फ्लैट्स खरीदे गए, लेकिन फिर जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि जो हुसैन नवाज साहब ने बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बात कही। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो मैंने किया है। आइए वो उनकी गुफ्तगू भी सुन लें। मैं जो है पिछले 20 साल से कारोबार करता चला आ रहा हूँ। मैंने जो है अगर लेट से कि एक चीज कमाई है और वो मेरे अपने नाम पे है और मैं हमेशा से जो है मेंटेन कर रहा हूँ कि ये मेरे नाम पे है, और उसके बाद आप जो है अपना उसको जबरदस्ती जो है ना वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ जो है ना लिंक करना चाहते हैं आप उसको, तो मेरे पास इसका क्या इलाज है। हुसैन कह रहे हैं कि सब कुछ ये मैंने बनाया है, ये मेरी कमाई है। फिर आगे चलकर वो ये भी कहते हैं कि हमने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। वो भी सुन लें। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया जो है ना अपना। अब ये हैं वो बयान में तजादात जिनका जस्टिस खोसा ने साबरा जिक्र किया और कहा, मखदूम साहब ये हमें बताएं, अगर इनके आप जवाब नहीं दे सके तो बड़े गहरे नताइज होंगे इसके। जिस पर वो सब राना सनाउल्लाह की धमकियां, दानियाल अजीज, सबको आपको सब सुनवाया। अभी मैं सुन रहा था जुबैर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ उनके और भी हमनवा थे, तो वो कह रहे हैं कि देखें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटा पकड़ा गया था अरसलान, उस वक्त तो कुछ नहीं किया गया। अरसलान का जो था उसके सारे गुनाहों का, इल्ज़ामात का इफ्तिखार चौधरी साहब से तो नहीं पूछा गया था, तो फिर अब क्यों पूछा जा रहा है। एक बात तो उन्होंने ये की। अब अगली दलील क्या आ रही है, वो ये है कि ये तो हैं ड्यूल नेशनल, हसन नवाज हुसैन नवाज, ये तो पाकिस्तानी पासपोर्ट इनके पास नहीं है, ये तो ड्यूल नेशनल हैं, और ये तो सिर्फ रेजिडेंशियल कार्ड है इनके पास, और जिनके पास रेजिडेंशियल कार्ड हो उनको तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कोई इदारा बुला ही नहीं सकता। वो कैसे बुला सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हसन और हुसैन अगर उनकी ये बात समझ तो फिर वो ब्रिटिश नेशनल है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर ये प्ली ली जाएगी कि जनाब ब्रिटिश नेशनल को आप नहीं बुला सकते, दोहरी शहरियत रखने वालों को नहीं बुला सकते। फिर एक और बात की है, ये जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने और जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, अजमत सईद साहब, ये आज बार बार पूछ रहे थे तो उनका जवाब भी मिल गया। वो कहते मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम तो हमने कबूल ही नहीं किया। जब हमने कबूल नहीं किया, बारे सबूत भी हमारे पास नहीं है, तो बारे सबूत तो फिर लाएँ, PTI लाए, शेख रशीद साहब लेके आए, सिराजुल हक साहब लेके आए। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल उनके पाँव के नीचे से ज़मीन जो है, अगर ये मुतमईन नहीं किया तो खोसा साहब ने कहा इसके गहरे असरात होंगे, इसके गहरे नताइज होंगे। अब ये आर्टिकल 66 का कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पस मंज़र में वो आर्टिकल है ही नहीं कि आप वहाँ पे झूठ बोलें, जुर्म भी करें, कोई MNA वहाँ पे जुर्म कर दे, कोई झूठ बोल दे तो उसकी बात कुछ नहीं है। फिर 248 का कहा,
आज फिर इन्होंने 184(3) को भी, दायरा समात को भी चैलेंज कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके नज़र आएंगी। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को या शरीफ ख़ानदान को लग रहा है कि पनामा केस के ज़रिए उनकी इज्जत, दौलत और इक़्तिदार तीनों ख़तरे में। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं जब ये भट्टी साहब चीज़ें ख़तरे में है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो फिर मेरा ख्याल है सही है। सही है। अच्छा, राना साहब, भट्टी साहब, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में था सुबह से, तो एक मौके पर जस्टिस खोसा साहब ने पॉइंट आउट किया कि जो मरियम नवाज साहबा की जो एक प्रॉपर्टी जिसकी खरीदारी जाहिर की गई, उसका अष्टाम पेपर खरीदा गया 1 मार्च को, जबकि जो डीड है उस पर जो मुआहदा लिखा गया वो तहरीर था फरवरी में, पिछले महीने। यानी पहले मुआहदा लिखा गया, अष्टाम बाद में खरीदा गया। तो वो शायद अहमद साहब एंड पे आए बताने के लिए कि जनाब वो तमाम दूसरी प्रॉपर्टीज ये देखे, पूरा हर चीज़ मैच करती है। लेकिन ये जो है ना, ये शायद कोई क्लैरिकल मिस्टेक है। मैं कल आपको बताऊंगा, जिस पर पीटीआई ने कहा कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट भी इनकी है, आप हुक्म दें कि ये रिकॉर्ड सारे का सारा कब्जे में ले सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो ये तो सारे का सारा तब्दील कर देंगे। बड़ी अजीब अजीब डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं अदालत में। अच्छा समी साहब, जो आपने अभी पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम मियां नवाज शरीफ को सुनाया कि ये रिकॉर्ड है और ये दस्तावेजात है, केस सिर्फ वहां तक है, बाकी सब बेमकसद गुफ्तगू की जा रही है। सिर्फ केस पनामा से इशू हुआ था शुरू के, पनामा में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या उसके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके जवाब में उन्होंने कौम से भी खिताब किया और असम्बली में भी किया। तो अगर ये जवाब सिर्फ उतना दे देते तो ये बात आगे आनी ही नहीं थी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में, मैं इस केस का इससे तल्लुक नहीं है जैसे अरशद शरीफ कहता है, पाकिस्तान में 1947 के एफिडेविट मिल जाते हैं जो फ्रॉडिये हैं। 1947 के एफिडेविट ले आएंगे जब पाकिस्तान बना था। और ये पाकिस्तान ने एक ही काम में तरक्की की है, झूठ बोलने में, करप्शन में, मुनाफकत में, मुल्क को नुकसान पहुंचाने में। और अब आ जाएगा तहाइफ में, अमीर लोगों के तहाइफ में भी बड़ी तरक्की है। मैं इसकी तफसील बताता हूं आपको। नहीं, ये डी ट्रैक कर रहे हैं असल इशू को। वो इशू तोहाइफ आने का तो है ही नहीं। ये था कि जो आपने फ्लैट खरीदे हैं उसके पैसे कहाँ गए, उधर से आने को तो छोड़ो आप, वो तो केस है ही नहीं है। ये सिर्फ असल बात को डी ट्रैक कर रहे हैं कि असल इशू की तरफ ना आए। जो भी साबर ने कहा था ना, ये ट्विस्ट करना चाह रहे हैं इशुओं को। मेरी सिर्फ एक सिंपल मिसाल है, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस गंद को ज्यादा ना उछालने दें और अपने खुशामदी दरबारियों को कहें कि मेहरबानी करके वो आके असम्बलियों को धमकियां ना दे, मीडिया को धमकियां ना दे, सिर्फ आके मनी ट्रेल बना दे। जहां से केस शुरू हुआ था वहां ही खत्म हो जाएगा। अगर आप जायज तरीके से पैसे लगे हैं, आपको बाइज्जत क्लियर कर दिया जाएगा। अगर कहीं कोई गैप है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन समी साहब, मैं आखिरी बात आपको कहने लगा हूं, मैं कहना जागते रहना इन्होंने को, कहीं ये ना हो कि रातों रात फिर कोई सऊदीया जहाज आए, ठीक हो गया, और उसमें अरबों रुपए के हीरे जवाहरात भरे जाए, ठीक हो गया, और कोई मुल्क से चले जाए, फिर मेरे इस मुल्क को नोच के ले जाए कोई, और मेरे दर्दमंद पाकिस्तानी भूख से मरते रहे। ठीक है। अच्छा साबिर, उसी अदालत में आज जो कुछ हुआ, दो बातें आपको देता हूं। 52 करोड़ रुपए के गिफ्ट आए हैं 3 साल में, पैसे आए हैं 52 करोड़ रुपया। और ये कहा वकील साहब ने कि जनाब ये तो बड़ा लेजिटिमेट उनका कारोबार है। तो जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जैसे चाइनीज टॉर्चर होता है ना, 100 जख्म होते हैं, इस तरह 100 सवालात हैं। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि फिर ये जो सारा कारोबार वो जो कह रहे हैं, क्या उसमें से इतने पैसे निकल सकते थे? वो कारोबार शुरू कैसे हुआ, उसकी इब्तदा कैसे हुई? क्योंकि हुसैन तो बड़े यंग थे। और दूसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग था जस्टिस खोसा का रिमार्क्स, कि ये एक अजीब बात है कि पैसे आ रहे हैं गिफ्ट में, बाप बेटी को दे रहा है, फिर बेटी बाप को दे रही है, और बीच में प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, और पैसे जहाँ से शुरू हुए थे वहीं के वहीं वापस चले जाते हैं। ये मैं ना मॉडल टाउन में रहता था, ई ब्लॉक में। ये जिस ज़माने के ये कह रहे हैं ना कि हम अरबोपति हो गए, तो हसन, हुसैन, मरीम साहिबा वो डी ब्लॉक में थे, हम ई ब्लॉक में, तो वहीं से गुज़रते होते थे। तो ये तो स्टूडेंट थे, और मेरी एक अजीज़ा हैं बहुत ही क्लोज़, तो मरीम साहिबा उनकी क्लास फेलो थी कॉलेज में। तो इसलिए वो सारी बातें ऐसी हैं। ये ज़माना तालिब इल्मी में करोड़ों पति नहीं अरबों पति, तो ये सारी चीज़ें उनके पास है नहीं ना, कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि बारे सबूत भी अब हमारे पास नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग
अब ये देखें ये क्या दलील होगी कि जनाब वो तो आप रेजिडेंट हैं, सिर्फ वीज़ा है उनके पास, रेजिडेंट कार्ड है, तो वो ब्रिटिश नेशनल हैं, आप उनको बुला नहीं सकते। तो जब ये चीज़ें कल अगले दिनों में, आने वाले दिनों में ये मज़ीद दिलचस्प होगा केस इस हवाले से कि जब इनके पास कोई चीज़ नहीं होगी। मैं एक बात बता दूं समी साहब, आप भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इस केस को देख रहे हैं और मुझे भी देखने का मौका मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को बहुत वसी तनाजुर में बिल्कुल नज़र आ गया, जजेस वो बहुत वसी तनाजुर में ले रही है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में, छोड़ दें वो किसके खिलाफ होगा किसके हक में होगा, एक ऐसी जजमेंट देगी, ऐसी जजमेंट देगी, तारीखी फैसला होगा जिसके बाद कम से कम पाकिस्तान करप्शन फ्री सोसाइटी की शुरुआत होंगी। ये चीज़ जो है ना कि 30 साल पहले, 40 साल पहले कमाई जाओ, हराम इकट्ठा करो, छुपाओ और उसके बाद निकल जाओ, ये फैसला इन तमाम चीज़ों को कवर करेगा। बिल्कुल दुरुस्त आपने साबर कहा। मैं भी ब्रेक मुझे लेनी है, लेकिन जाने से पहले अपनी ऑब्जर्वेशन, मैं सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना जाता हूँ, मैं जजेस के रिमार्क्स सुनता हूँ, वकला के जवाब हैं, लेकिन आप यकीन करें मैं अपने दिल की गहराइयों से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ नाजरीन के, जब जजेस के जो सवालात हैं, वो 5 जजेस जिस इंडिपेंडेंट अंदाज में अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपना सवाल देते हैं, मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बतौर पाकिस्तानी बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता इस मुकदमे का फ़ैसला क्या आएगा, लेकिन आज तक जो हेयरिंग हुई है, जिस तरह जजेस ने सवाल किए हैं, वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल में है, एक दुखे हुए पाकिस्तानी के दिल में है, और जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं बिल्कुल कानून के मुताबिक, तो मुझे उस कोर्ट पर, उन जजेस पर मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दूसरे मामला। वेलकम बैक नाजरीन। भट्टी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में 2-3 और चीज़ें भी हुई। एक तो खोसा साहब ने यह कहा कि जो इसहाक डार साहब का इतराफ़ी बयान था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इस सारे केस के तनाजुर में वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, बल्कि उन्होंने कहा यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़े अफसोस का इजहार किया कि तकनीकी बुनियादों पर इससे मुस्तरद किया गया और फिर इसकी अपील नहीं की गई। तो जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि इसकी अपील में भी जा सकते हैं। और एक और बात उसमें ये कहा जज साहब ने कि ये वालिद साहब ने अपने बच्चे से कभी पूछा नहीं कि ये जायदाद और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और गिफ्ट में हम तो टाई की सुनते थे, कभी कोई शर्ट की सुनते थे, घड़ी की, लेकिन ये करोड़ों रुपए गिफ्ट्स की सूरत में। सब गुजारिश ये जो इसहाक डार साहब का बयान है ना, उसमें मनी ट्रेल बताई गई है, किस बैंक से किस काजी के जरिए कैसे भेजेंगे, वो ही एफिडेविट इनके लिए खिलाफ फैसला करने के लिए काफ़ी है ज़्यादा। मैंने कहा ना, इस केस में सिर्फ ये है कि इन्होंने पैसे कैसे लेकर गए और फ्लैट कैसे खरीदे, इसके बगैर सारी बातें बेमकसद है। साबर साहब के लिए अच्छी खबर है, इन्हें बड़ा था, अभी बिलावल भट्टो साहब का भी मैं ट्वीट देख रहा था कि मुक गया तेरा शो नवाज गो। ऊपर से उन्होंने भी आके अब लाहौर में जो नवाज शरीफ का घर है, कल रैली निकाल रहे हैं, और उसमें मैंने देखा नदीम अफजल चंद, एतजाज अहसन खासे एक्टिव है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी भी यकीन हो गया है कि अवाम के पास ही आने वाले और इस हुकूमत को अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। पनामा इशू का फैसला पाकिस्तान को करप्शन से पाक कर देगा या करप्शन की दलदल में दफन कर देगा। अब ये फैसला अल्लाह बेहतर जानता है अदलिया ने क्या करना। अच्छा, ये इसहाक डार का बड़ा इंपॉर्टेंट था। एजाज अफजल ने कहा कि नैब को हुक्म कर सकते हैं, दोबारा ये खुल सकता है। और उन्होंने कहा रहमान मलिक साहब ने तो पूरे इसमें हवाले भी लगाए, पूरे सब कुछ किया हुआ। ही सेड अनफॉर्चुनेट है कि इसकी अपील नहीं की। अच्छा, उसको जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट है ना, बेसिकली उस वक्त वो FIA में थे, तो वो है वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ये बताती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, और इसहाक डार साहब का इकबाली बयान 48 सफ़े का, कितने? जी 48 सफ़े का, 48 सफ़े पड़ा हुआ दफ्तर में, फोटोकॉपी आपने रखी हुई है। 48 सफ़े का इकबाली बयान जिसमें सारी ट्रेल मौजूद है, सारी काजी फैमिली किस तरह, तभी ये सब कुछ खरीदा गया था। ये भी 1993 की बात है। तो ठीक है, वो सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, FIA के पास मौजूद हैं, उनको लाया जाए। मेरा अपना ख्याल, वही बात कह रहा हूँ। एक छोटी सी बात बता दूँ कि ये इस बेंच में ना, इस बेंच को आशीर्वाद किसकी हासिल है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब की। इस बेंच में 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, स्ट्रॉन्ग बेंच है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार साहब। ये जस्टिस खोसा साहब ने साल 19 में
चीफ जस्टिस रहना है और अगले 2.25 साल जस्टिस गुलजार साहब होंगे। तो ये मुस्तकबिल की क़यादत भी बैठी है, मौजूदा क़यादत भी बैठी है। तो ये तगड़ा तरीन बेंच है जो इस केस में इंशाअल्लाह ऐसा फैसला देगा लग रहा है कि मैं बता रहा हूं। पाकिस्तान का जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें करप्शन है, जो मर्जी किया जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, और यही वो बार बार कल्चर सवाल खत्म होगा। आज जज साहबान कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि मखदूम अली खान साहब को खुला टाइम दे रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि ये इन सवालों का जवाब दें, और आज तक जवाब वो नहीं दे सके। और भैंस गई चाह रहे हैं खाने। और अगली बात, ये आपने कल कहा था ना कि अंग्रेज़ों के मिसालें दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की मिसाल देंगे तो ये फंसते हैं, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ था तो उनके बेटे ने बेल आउट किया था, वो गवाही के तौर पे आए थे कि ये चादर मेरी तो है। ये तो कह रहे हैं कि बेटे को डिस्क्वालीफाई कर दे, गवाही के लिए नहीं बुला रहे। नहीं, ये वो कहते हैं बच्चे नु सजा दो, सानू ना नाहल करो। वो तो नहीं, वो बच्चों को तो आने नहीं देंगे। बच्चों को तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी शहरियत ही वो कहेंगे। वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत समीर शुक्रिया साहब, नाज़रीन। ये बच्चों कल का फिर केस मुलाकात नहीं होगी है, ये इंशाअल्लाह। प्राइम हमें इजाजत मिनिस्टर ऑफ दीजिए, अल्लाह पाकिस्तान निगहबान।